नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और डेटा सेंटर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और डेटा सेंटर में आज हम बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर की, कितना असरदार, कितना कारगर होता है चुनाव में। इसी को आज जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। आपको बताएं कि पूरे देश में 48 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है, यानी कि जहां पर मुस्लिम वोटर 30% या उससे ज्यादा है। अगर देश में आबादी की हम बात करें तो 80% हिंदू आबादी है और 14% मुस्लिम आबादी है। तो इस मुस्लिम फैक्टर को आज हम डिकोड करेंगे। कौन से वो सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द ये तमाम चीजें, ये समीकरण घूमेंगे, उन सवालों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोट कितना बड़ा फैक्टर चुनाव में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि मुस्लिमों को अपने पाले में लाया जाए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सवाल हमारी इस पूरी की पूरे कार्यक्रम में शामिल होगा वो है असम बंगाल में क्या फिर दिखेगा ध्रुवीकरण। आपको बताएं, असम और बंगाल वो राज्य जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तीसरा सवाल, मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी कैसे बाजी मारती है। एक आम धारणा यह होती है कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी को इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी उलट तस्वीर आती है। इसकी वजह क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम वर्ग एक मुश्त वोटिंग करता है क्या, ये एक बड़ा अहम सवाल है मुस्लिम वोटर्स को लेकर। इसके अलावा हमारा पांचवां सवाल है मुस्लिम उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट आखिर कम क्यों है। जिस तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं, जब हम देखते हैं उनकी जीत का प्रतिशत, तो वो काफी निराशाजनक रहता है। उतनी संख्या में मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव में जीत कर नहीं आ पाते हैं, संसद तक नहीं पहुंच पाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं अमिताभ जी आपसे ही करना चाहूंगा और हमारा पहला सवाल है, मुस्लिम वोटर कितना बड़ा फैक्टर चुनाव में। देखिए, पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो मुस्लिम फैक्टर जो है वो काफ़ी न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, उसका इम्पोर्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। उसका कारण है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के सीन में आते ही जो हिंदू वोटर है, हिंदू समाज जो वोटर है, हिंदू धर्म का वोटर है, वो कंसोलिडेट हो रहा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर, नेशनलिज्म के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में। लगभग 44% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया 2019 के लोकसभा चुनाव में। उधर मुस्लिम मतदाता जो है, एक तो संख्या कम है 15%, आप खुद ही कह रहे हैं कि 48 सीटों पर ही इन्फ्लुएंस है, और इसके बाद भी मुस्लिम मतदाता जो है वो एक मुश्त वोट जो है, अगर 5-6 बड़े राज्यों को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम मतदाता का जो वोट है वो स्प्लिट होता है कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में। हाँ, नंबर्स के हिसाब से 6 बड़े राज्यों में जहाँ पर 210 सीटें हैं वहाँ पर आबादी ज़रूर 15% से ऊपर है जी, लेकिन पिछले 10 साल में इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है। मैं सीधे संजय जी का रुख करूंगा। संजय जी, मुस्लिम आबादी के हिसाब से बंगाल दूसरे नंबर पर है और आखिरी चरण में 9 सीटों पर बंगाल में मतदान होना है। हमने पिछले चुनाव में देखा कि यहाँ पर ध्रुवीकरण साफ दिखाई दिया, जिसका फायदा टीएमसी को भी हुआ और बीजेपी को भी हुआ। सवाल यह है, क्या इस बार भी ये ध्रुवीकरण होगा, क्या ये और गहरा हो सकता है? देखिए, ध्रुवीकरण होने की तो पूरी गुंजाइश है। जिस तरह से चुनाव एक तरह से एक दौर से दूसरे दौर, दूसरे दौर से तीसरे दौर, अब 7वें दौर की ओर पहुंच गया है। आप देखिए जिस तरह से कैंपेन हुआ, इन मुद्दों को बार बार उठाया गया है। सीए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा, बंगाल में इन मुद्दों की आहट सुनाई पड़ी है। और मुझे लगता है कि यह इन मुद्दों की अगर आहट सुनाई पड़ी है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर, मुस्लिम मतदाताओं और हिंदू धर्म के आधार पर कहीं ना कुछ तो जरूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए मैं अमिताभ जी का रुख करूंगा। अमिताभ जी, असम की बात कर लेते हैं। 34% मुस्लिम आबादी के साथ ये ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 2019 के अगर हम नतीजों को देखें तो वहां पर भी ध्रुवीकरण की बात साफ दिखाई देती है, लेकिन यहां पर बीजेपी बाजी मार लेती है। अब लोगों के जहन में सवाल यह है कि ये कैसे हुआ और क्या इस बार भी ध्रुवीकरण की वही तस्वीर देखने को मिलेगी और उसका फायदा किसे हो सकता है? देखिए, 2014 से पहले क्या होता था कि मुस्लिम समाज का वोट जो है वो एकत्रित हो जाता था और हिंदू धर्म और हिंदू समाज का वोट जो है वो कास्ट के बेसिस पर बिखर जाता था, स्प्लिट हो जाता था, जिसकी वजह से आसाम जैसे राज्य में या इवन यूपी बिहार जैसे राज्य में भाजपा जो है उसकी कम सीटें आती थी। अब 2014 और 2019 दोनों चुनावों में आसाम में हिंदू वोटर कंसोलिडेट हुआ है, तभी हम देख रहे हैं कि 9 सीटें तो भाजपा जीतने में कामयाब रही, अलाइज भी 1-2 सीट और जीतने में कामयाब रहे। और इस क्योंकि संख्या फिर भी 34% तो है,
लेकिन हिंदू मतदाताओं की संख्या उससे लगभग दुगनी है। तो जब ध्रुवीकरण होता है तो उसका दोनों तरफ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमको दिखता है। तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मजॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स पर अच्छा करती है। माइनॉरिटी डोमिनेशन होने के बाद भी स्प्लिट होती है वोटिंग, उसकी वजह से भी बीजेपी, जैसे यूपी में हम देखेंगे, बिहार में देखेंगे, कुछ सीटों पर भाजपा जीतने में कामयाब रहती है। मैं संजय जी का रुख करूंगा। संजय जी, एक आम धारणा यह है कि जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन डाउन होना चाहिए, लेकिन उलट तस्वीर ये नजर आती है आंकड़ों में कि बीजेपी आगे निकल जाती है, बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव होता है? बहुत सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। जब भी आपने देखा, चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र हो, लोकसभा का क्षेत्र हो, अगर कोई ऐसा विधानसभा लोकसभा है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद मान लीजिए तकरीबन 25, 30, 35% है, तो एक पार्टी जो बीजेपी की विरोधी पार्टी है वो तो एक आमूमन स्वाभाविक तौर पे एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि पार्टियां प्रॉक्सी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी खड़ा करती है। कई बार ऐसा होता है छोटी पार्टियां जो शायद चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको अपनी हैसियत चुनावी राजनीति में बनानी है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके वोट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सभी एक जात साथ पड़ते, उनके वोट भी जाति के आधार पर और अन्य मुद्दों के आधार पर बटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनका कंसोलिडेशन ज्यादा होता है। और मुस्लिम मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य होते हुए भी कई बार ऐसी पार्टियां चुनाव हार जाती हैं जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिलता है। अगर असम की बात हो रही थी तो असम में हमें ध्यान रखना चाहिए, एक एयूडीएफ पार्टी है। अगर मान लीजिए किसी एक कंस्टिट्यूंसी में एयूडीएफ और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, तो संभावना रहेगी कि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का वोट वो बट सकता है यूडीएफ और कांग्रेस के बीच में। ऐसे कई लोकसभा क्षेत्रों और कई विधानसभा संजय जी, आपके क्षेत्रों में पास होता है, अमिताभ जी का मैं जिसके फटाफट यहाँ कारण पे रुख करना चाहूंगा। sizable अमिताभ जी, मुस्लिम एक population सवाल होने- और जब मुस्लिम वोटर्स की बात आती है पूछा जाता है वो ये कि क्या मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोटिंग करता है? क्या ये वोटिंग पैटर्न अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है? यानी कि जहां पर वो देखता है कि ये पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, उसके पक्ष में वो कंसोलिडेट हो जाता है, क्या ऐसा है? जी, अगर आप 2019 का लोकसभा का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो 8% भाजपा को, 33% कांग्रेस और 59% अन्य दलों को, यानी क्षेत्रीय दलों को मुस्लिम समाज का वोट पड़ता है। तो जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं भाजपा को हराने के लिए, जैसे बंगाल में टीएमसी, तेलंगाना में बीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, बिहार में आरजेडी, यूपी में एसपी, इन दलों को ज़्यादा मुस्लिम सपोर्ट मिलता है कांग्रेस की बजाय। और जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है जैसे गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, वहाँ पर हम देखेंगे कि मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के पीछे एक मुश्त इकट्ठा हो जाता है। आते हैं अमिताभ जी आपके पास, संजय जी से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जाना कहीं नहीं है, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एनडीटीवी डेटा सेंटर में। सीधे रुख करना चाहूंगा संजय जी का, और आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम फैक्टर पर। तो सर, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर हम 2014 के नतीजों को देखें, 2019 के नतीजों को देखें, तो स्ट्राइक रेट जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों का वो बेहद कम है, 3% है। यानी जिस तादाद में खड़े हुए, बेहद मामूली नंबर्स उनके संसद तक पहुंचे। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव पार्टी बेस्ड इलेक्शन है। अगर उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टियों ने टिकट नहीं दिए और वो स्वतः एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, उनके जीतने की संभावना कम होगी। या आप मुस्लिम उम्मीदवारों के बारे में बात कर ले, या किसी धर्म के उम्मीदवार या किसी जाति के उम्मीदवार के बारे में बात कर, इंडिपेंडेंट्स के जीतने की संभावना बहुत कम होती है। जिन उम्मीदवारों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 28 या 30 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़े, उनमें से मेरा ऐसा मानना है ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे होंगे, पार्टियों ने टिकट कम दिए, और इस वजह से उनके जो स्ट्राइक रेट है, जो जीतने की का जो प्रतिशत है, वो बहुत कम दिखाई पड़ता है, 5%, 3%, 2%। मैं अमिताभ जी का यहाँ पे रुक करना चाहूँगा। अमिताभ जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और है।
अब मुस्लिम का हितैषी बनने की तमाम पार्टियां दावे करती हैं कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब बात आती है टिकट वितरण की तो ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियां जो है मुट्ठी भींच के काम करती हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? जी, जैसा हमने देखा है कि 2019 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी 2014 में, तो उसने एक कमेटी इंस्टीट्यूट करी जिसमें वन ऑफ द मेन रीजंस आया माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से पार्टी हारी है। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में हम देखेंगे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स इवन कांग्रेस और रीजनल पार्टीज ने भी कम देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ही कम है, जैसा आपने बताया 3% की स्ट्राइक रेट है। इसी वजह से मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो कम टिकट दे रही है, क्योंकि अगर आपने टिकट दिया तो एक तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट और प्रो मुस्लिम ब्रांडिंग भी बीजेपी जो है वो करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से सारा पेज फंस जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ हम संजय जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है।